हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम अंकुर बबेले है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपके सैंपल पेपर्स। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूं सैंपल पेपर नंबर 4। तो हम पेपर के माध्यम से हम ये सीरीज क्यों चला रहे हैं, ताकि आप क्या करें कि जो छोटी छोटी गलतियां पेपर में कर रहे हैं वो गलतियां घर में ही करके देख लें और वो गलतियां पेपर में ना करें। तो उसी सिलसिले में हमारा आज का ये वीडियो होने वाला है। चौथा पेपर हम आपके सामने लाए हैं, इसमें हम इसके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे इस सैंपल पेपर के अंदर क्या क्या होगा। तो पेपर के पहले, जैसा कि आपको हर एक पेपर में पता होगा कि आपको क्या मिलता है, आपको कुछ निर्देश मिलते हैं, वो निर्देश आपको पढ़ने होंगे, है ना। बार बार सारे पेपरों में मिले हैं, हर पेपर के अंदर मिलेंगे और इतनी बार आपको निर्देश पढ़ लेने की याद हो और पेपर में जाकर भी आपको पढ़ना। ऐसा नहीं है कि बोले सर प्रैक्टिस तो बहुत कर ली और वहां मान लो कोई और एक आध पॉइंट ऐड कर दें। तो आपको निर्देश तो पढ़ना ही पढ़ना है, उनको मना नहीं करना है। भैया पेपर खुलेगा, पांव छूना है और सबसे पहले भैया कि कर दो, पढ़ना है अपन को, है ना। घबराना नहीं है कि भाई कुछ लोग घबरा के माथे से लगाते हैं कि बस सब हमारे मन के आ जाए, जितने भी है भगवान सब। ऐसा आपके हिसाब से थोड़ी होना है। जो तो छपना था वो लिख गया होगा पेपर में अभी तक, तो आप तो एकदम कूल एंड काम, एकदम शांत तरीके से बैठना है, घबराना नहीं है। कॉपी में कटिंग ज्यादा नहीं करनी है। ये ऐसा ना होगा कोई क्वेश्चन आपने समझा और आंसर किसी का लिख दिया फिर आप काट रहे हैं। काटेंगे, कॉपी गंदी होगी, गंदे होने से सामने वाला जो कॉपी चेक करता है उसको बड़ा खराब लगता है। तो ये सब आपको नहीं करना, ये छोटी छोटी सावधानियां आपको याद रखनी है। बीच में जैसे ही पेपर का टाइम आएगा तो कुछ अपन बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर कि क्या रखना है क्या नहीं करना चाहिए, ठीक। तो अब ये पेपर भी आपका 5 खंड में विभाजित होगा। खंड आ, है ना, खंड बा, खंड सा, खंड दा, खंड या, है ना, 5। कुल 13 प्रश्न आपको करने हैं। सभी प्रश्न आपको अनिवार्य हैं। 1 से 5 तक आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब छोटे छोटे प्रश्न होंगे। प्रत्येक 2 नंबर का एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आप सही लिखेंगे तो अधिकतम 2 नंबर तक आपको मिल सकते हैं। शब्द सीमा 40 होगी। ऐसे ही खंड ब में अगर आप देखते हैं तो खंड ब जो होगा वो प्रश्न संख्या 6 से 8 तक होगा। यहां पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनके आंसर आपको लघु उत्तरीय रूप में देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना होगा, 3 होगा, है ना। और शब्द सीमा कितनी है, 80 से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। खंड सा प्रत्येक प्रश्न संख्या 9 से लेकर 10 तक, मतलब यहां पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको मिलेंगे। अंक कितना होगा प्रत्येक प्रश्न के लिए, 5। खंड दा प्रश्न संख्या 11 और 12 केस आधारित प्रश्न होंगे और इन केस आधारित प्रश्नों की 4-4 नंबर के आपके केस आधारित प्रश्न होने वाले हैं। फिर इनके बाद आपके आएंगे खंड या, मतलब प्रश्न संख्या 13 मानचित्र आधारित प्रश्न होंगे, 3 नंबर के होंगे टोटल। एक 13.1, एक मतलब एक हिस्सा 1 नंबर का इतिहास का पूछा जाएगा और दूसरा हिस्सा भूगोल का पूछा जाएगा, ये 2 नंबर का होगा। यहां पर 2 बातें आपको मार्क करनी होगी मैप पर, यहां पर एक चीज आपको मैप के ऊपर मार्क करनी होगी। इस प्रश्न पत्र का संपूर्ण रूप से कोई विकल्प नहीं है। प्रश्नों को हल करने के लिए आंतरिक तरीके से कुछ जरूर विकल्प दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार प्रत्येक खंड में अलग अलग निर्देश दिए गए हैं, जैसी जहां पर जरूरत पड़ती है। तो निर्देश पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद थोड़ा सा शांति, मतलब शांति का मतलब ऐसा नहीं बैठ गए शांति में 1.5 घंटा निकाल दिया। अपने मन को स्थिर करेंगे, घबराएंगे नहीं, पेपर का पन्ना पलटेंगे और अपन पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और एक बार आप क्या किया करें कि जैसे ही आप पेपर खोलते हैं ना तो पूरे क्वेश्चन आप देख लिया करो एक बार। कई लोग की ऐसी भी आदत होती है भाई, जिनको जिसमें कॉन्फिडेंस है। कुछ लोग क्या है कि पेपर नहीं खोलते हैं, बस जो प्रश्न आएगा उसी को देखते हैं, अगला नहीं देखते हैं, बोले ऐसे में हमारे सारे बन जाते हैं। अगर आपको ऐसा ठीक लगता है तो वो, नहीं तो आप पूरा पेपर एक बार देख लो, कटा फिटा तो नहीं है, मिस प्रिंट तो नहीं है, क्वेश्चन आप देख लो। और क्या होता है कई बार कि आपसे मतलब आपके फेवर है कुछ क्वेश्चन हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो आपसे बनने लगता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो हम 1 से 5 तक देखेंगे, ये आपका प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 5 होगी और टोटल नंबर कितना मिलेगा आपको, यहां से 10 नंबर आपको मिल सकता है। पहला प्रश्न क्या कहेगा, कौन से 2 संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स संस्थान के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। सदस्य देशों में, मतलब जो भी उनके ग्रुप बने होते थे, तो सदस्य देशों ने विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटिश वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की। तो एक संगठन ये हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की। युद्धोत्तर, मतलब युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए, है ना, वास्ते की जगह आप लिए भी लिख सकते हैं, पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे हम आम बोलचाल में क्या कहते हैं, विश्व बैंक कहा जाता है, का गठन किया।
इसी वजह से विश्व बैंक और IMF है ना, जिसको आप अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहते हैं, को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स द्विन कहा जाता है, ट्विंस कहा जाता है, जुड़वा है ना, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान है कहा जाता है। तो ये अब सीधा सीधा यहां पर हम ये प्रश्न भी लिख सकते हैं कि कौन से दो संस्थान को ब्रिटेन वुड्स संस्थान के नाम से जानते हैं, तो हम लिख दें कौन सा, एक तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा जिसको हम आम बोलचाल में क्या कहते हैं, विश्व बैंक। इन दो संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स संस्थान के रूप में जाना जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस या जुड़वा भी कहा जाता है, जुड़वा संतान कहा जाता है। क्लियर? तो ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, आप डायरेक्ट नाम लिख देंगे कि भाई निम्नलिखित, मतलब क्या लिखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और जो आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक है, इन्हें ब्रिटेन वुड्स संस्थान के रूप में जाना जाता है। ये दोनों ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहलाते हैं। इतने से भी काम चल जाएगा और आप ये भी लिख सकते हैं ना, मैंने दोनों प्रकार से आपको बताया, जो भी आप लिखना चाहें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 2, भारत में मैगजीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको बताना है और इसके उपयोग आपको बताने हैं। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मैग्नीज के उपयोगों का आपको उल्लेख करना। उत्तर लिखेंगे भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, फिर लिखेंगे मैग्नीज के उपयोग, दूसरा वाला जो हिस्सा है मैग्नीज के उपयोग और उसके 2 उपयोग बता देंगे। मैग्नीज का मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में उपयोग किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में भी उपयोग किया जाता है। बस 2 ही बातें पूछी हैं, बस 2 ही बातें हमने लिख दी, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, राजनीतिक दल क्या है ये आपको बताना है। राजनीतिक दल को एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियों और कार्यक्रम तय करता है ना। तो ये 2 बातें, एक क्या हो गया, राजनीतिक दल संगठित समूह है जो चुनाव लड़ता है और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए काम करता है। समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर कुछ कार्यक्रम और कुछ नीतियां क्या करता है, तय करता है, उसे क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, बैंक तथा उधारदाता ऋण के बदले में समर्थक ऋण आधार, जिसको मॉर्टगेज कहते हैं या जिसको हम कहते हैं गिरवी रखना है ना, जिसकी कुछ गारंटी लेना, वैसी कुछ बात हो गई। तो समर्थक ऋण आधार की मांग क्यों करते हैं, मतलब जितने की हम ऋण दे रहे हैं लगभग उसी कीमत की कुछ चीजें वो लिखा पढ़ी के रूप में अपने पास चाहते हैं कि अगर आप लोन ना चुका पाए, ऋण ना चुका पाए, तो उस चीज को बेचकर वो आपके पैसे की रिकवरी कर लें या पैसा दोबारा से प्राप्त कर लें उसे बेचकर। बैंक या उधारदाता ऋण देने से पूर्व समर्थक ऋण आधार की मांग करता है, कुछ चीज या संपत्ति की मांग करता है। समर्थक ऋण आधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसको कर्जा मिला है। दिए गए ऋण की वापसी के लिए गारंटी के रूप में यदि कर्जदार ऋण वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति पर समर्थक ऋण आधार बेचने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। भाई हमने किसी से 50,000 रुपए लिए तो वो हमारी बाइक के कागज पर साइन करवा लेगा, बोले ठीक है अगर आप ये चुका नहीं पाएंगे तो हम आपकी बाइक ले लेंगे या बेच देंगे। तो ऐसा जो चीज उसने उसके बदले में ली है उसको क्या कह देते हैं, समर्थक ऋण आधार। उस कीमत, ऐसा नहीं 50,000 लिए बोले मार कर ले लो, बोले 50 में तो हम छोड़ ही देंगे, बोले अब बेचते रहो हमको नहीं देना, उसी कीमत का या उससे थोड़ी सी ज्यादा कीमत का, ताकि क्या हो सामने वाला पैसा भी दे दे और मतलब अगर जिसने पैसा दिया है अगर पैसा नहीं मिल रहा है, कोई उधार देने वाला है, कर्जदाता उसका पैसा नहीं दे रहा है, कर्जदार उसका पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या करे वो चीज बेचकर अपना पैसा प्राप्त कर ले, उसको नुकसान ना हो, उसको हम कहते हैं समर्थक ऋण आधार की मांग। क्लियर ये बात यहां तक कि क्या हो गई। तो ये चौथा प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब अगला आता है 5वां प्रश्न, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण को हाथों हाथ लिया गया, इस कथन को प्रमाणित करना है। हाथों हाथ मतलब दोनों साथ साथ चले, इसको हमें प्रमाणित करना है। औद्योगिक क्रियाकलापों के प्रारंभ होते ही शहरीकरण की भी शुरुआत होने लगती है। कभी कभी उद्योग शहर अथवा शहर के नजदीक ही अवस्थित होते हैं। उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं के लिए शहर बाजार उपलब्ध कराते हैं। शहर बैंकिंग व बीमा जैसी सुविधाएं उद्योगों को उपलब्ध कराते हैं। ये इतने 4 पॉइंट लिख देंगे तो इतने में अपना काम हो जाएगा, अपनी बात बन जाएगी। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण को हाथों हाथ यहां पर कैसे लिया गया, तो ये बात समझ गए भाई। दोनों आसपास प्रारंभ होते हैं, शहरों में ही उद्योग लगते हैं, शहरों के पास लगते हैं, शहर उनको बाजार उपलब्ध कराता है और शहर उनको बैंकिंग और बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
तो यहां पर हमने पांचों क्या कर लिए, अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर लिए हैं। 10 नंबर की बात हमारी खत्म हो गई। अब हम अगले जो 3 प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर की हमारी लड़ाई है, और लड़ाई हमें बहुत अच्छे से लड़नी है। लड़ने का मतलब ये नहीं लठ लेके नहीं निकल जाना है, हमको अपने उत्तर बहुत अच्छे से लिखना है। अब ये जो प्रश्न आपके स्टार्ट होंगे, ये 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे, इनका उत्तर सही लिखेंगे तो आपको अधिकतम 3 नंबर तक मिलने वाले हैं। ठीक है ना, 3 नंबर के 3 प्रश्न आपको मिलेंगे। 9 नंबर की बात होगी। क्या है प्रश्न? 17वीं सदी में शहरों के सौदागरों ने यूरोप में काश्तकारों और दस्तकारों के साथ गांवों में काम शुरू कर दिया। व्याख्या कीजिए। मतलब जो किसान होते हैं उनके साथ काम शुरू कर दिया, उनकी व्याख्या करनी है। बहुत सारे किसानों के पास छोटे छोटे खेत तो थे, लेकिन उनसे घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर पाता था। जब सौदागर गांव में आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी, माल मतलब क्या हो गई, फसल, है ना, फसल पैदा करने के लिए पेशगी की रकम दी, तो किसान फौरन तैयार हो गए, है ना। माल भी लिख सकते हैं, हमारे यहां फिर खेती किसानी में कहते हैं कितना माल पैदा हुआ, माल भी है, फसल भी आप लिख सकते हैं। सौदागरों के लिए यह काम करते हुए गांव में रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को संभाल भी सकते थे, कि उनके लिए काम भी कर रहे हैं और अपने छोटे छोटे खेतों को संभाल भी सकते हैं, तो इससे इनको फायदा होगा। औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आय ने छोटे खेतों के कारण सिमटी आय को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जो आय सिमटते जा रही थी उस आय को बढ़ा दिया, मतलब प्रति व्यक्ति यहां पर आय बढ़ गई। तो ये वाली बात हमने देख ली कि भैया क्यों ये तैयार हो गए थे सौदागरों के साथ किसान या दस्तकार या काश्तकार, तो वो इन निम्नलिखित 4 कारण हमने देखे कि इस कारण से तैयार हो गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत में राजनीतिक दलों में संगठनात्मक रूप से सुधार के लिए गंभीर प्रयास किए गए, कथन की पुष्टि कीजिए। मतलब भारत के राजनीतिक दलों में संगठन के आधार पर कुछ सुधार के लिए कई सारे गंभीर प्रयास किए गए, उनके बारे में बताना है। भारत में राजनीतिक दलों में संगठनात्मक रूप से किए गए सुधार कौन कौन से हैं, एक एक करके देखते चलेंगे। दल बदल की जांच के लिए संविधान में संशोधन किया गया। चुने हुए विधायक और सांसद अपने दल को नहीं बदल सकते थे, मतलब क्या हो गई, दल बदल आ गई यहां पर। उच्चतम न्यायालय के आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया। मतलब आप कितनी संपत्ति के मालिक हैं और कितने आपराधिक केस आपके ऊपर हैं, आपको ये लिखना पड़ेगा। जो चल रहे हैं वो भी, और जो आप जीत चुके हैं वो भी आपको यहां बताने होंगे। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठनात्मक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया। मतलब अब पार्टी के अंदर आपको चुनाव कराना ही पड़ेगा, और पार्टी में क्या कमाई हुई है, मतलब फंड कहां से आया है, उसका आईटी रिटर्न भी आपको भरना पड़ेगा, ये जरूरी कर दिया गया है ना। तो ये हमने क्या कर लिया यहां पर, ये इनके जो राजनीतिक दलों के अंदर सुधार हुए हैं उनकी बातें यहां पर कर ली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, ये भी 3 नंबर के लिए होगा। कारगिल फूड्स भारत में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा उत्पादक कैसे बना? इसके ऑप्शन में एक प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। इसमें 2 प्रश्न ऑप्शन में मिले, इसके पहले वाले में नहीं मिला था। तो कारगिल फूड, या कई सारी जगह आप अगर न्यूज़पेपर में सर्च करेंगे तो करगिल फूड्स लिखा होता है ना, करगिल भी लिखा होता है। तो दोनों एक ही बातें हैं, घबराना नहीं है, कारगिल और करगिल, है ना, कि उसमें घबरा जाएं कि सर करगिल है कारगिल है, करगिल भी कहलाता है, कारगिल भी कहलाता है। तो कारगिल फूड्स के बारे में बात करते हैं। कारगिल फूड्स अमेरिका की एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसने भारत की एक छोटी कंपनी परख फूड्स को खरीद लिया और भारत में खाद्य तेलों की उत्पादन श्रृंखला का विस्तार किया। परख फूड ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ी विपणन तंत्र, मतलब मार्केटिंग का जो तंत्र है, तैयार किया था, और जहां उसके ब्रांड क्या थे, काफी प्रसिद्ध हुआ करते थे। परख फूड के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब करगिल फूड्स या कारगिल फूड्स का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। बहुत सारे लोकप्रिय उत्पाद जैसे स्वीकार, नेचर फ्रेश, जेमिनी, कारगिल फूड्स के ही हिस्से हैं। तो ये सारी बातें हमें इनके अंदर देखनी थी। अब अथवा वाली जो बात आती है कि भाई अथवा में जो प्रश्न दिया गया था कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, व्याख्या करनी थी। तो वो वाली बात हम देखते हैं कि भाई कैसे इसको हम करेंगे, वो हम यहां पर देखने वाले हैं। असंगठित क्षेत्र में मुख्यतः भूमिहीन कृषक, छोटे व सीमांत किसान, फसलों के हिस्सेदार, कारीगर शामिल हैं। मतलब कौन कौन हो गए, भूमिहीन कृषि श्रमिक मजदूर जो हो गया,
छोटे और सीमांत किसान, फसलों के हिस्सेदार और कारीगर शामिल हैं। मजदूर और किसान वाली बात हो गई मोटे तौर पर। असंगठित क्यों रह रहे हैं? क्योंकि इनका कोई संगठन नहीं है, रोज चौक पर खड़े होते हैं या मजदूरी के लिए जाते हैं, मिल गई तो ठीक, नहीं तो घर आकर अपना खाना खा के अपना काम चलाते हैं। इन श्रमिकों को निम्न तरीके से संरक्षण दिया जा सकता है, एक एक करके बात करेंगे क्या दिया जा सकता है। किसानों को समय पर पर्याप्त सुविधाओं में सहयोग मिलना चाहिए, जैसे बीज के समय पर बीजों की उपलब्धता, कृषि में निवेश हो, कर्जा, भंडारण और बाजार में फसल बेचने में सहयोग ना। कई बार क्या होता है कि फसल के दाम नहीं मिलते, बाजार में लाइन लगी है लंबी, पानी गिर गया, खराब हो गई, तो ये सारी बातों में वो सुरक्षा चाहते हैं। शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक श्रमिकों को कच्चा माल मिलने में सरकार के सहयोग की आवश्यकता है ना। मतलब कुछ काम कर रहे हैं, आकस्मिक श्रमिकों को बहुत मुश्किल से काम मिल पाता है, तो वो लघु उद्योगों को भी कच्चे माल व तैयार वस्तुओं के लिए बाजार की आवश्यकताओं में सहयोग चाहिए होता है। तो ये चाहे हम अगर लघु उद्योग की बात करें तो यहां पर भी श्रमिक काम होगा। आकस्मिक श्रमिक मतलब जो एकदम आकस्मिक होता है ना कि आज कुछ नहीं है तो अपन ने थैला उठाया और चले गए मजदूरी करने, तो उनको कच्चा माल मतलब काम करने के लिए जो चीजें हैं वो क्या है, बहुत आसानी से नहीं मिलता। मजदूरी पर खड़े हैं, मिल गई तो ठीक है, कच्चा ही काम करते हैं ना बोलूं, तो यहां पर इनको क्या है, सरकार से सहयोग की आवश्यकता है। क्लियर? देखो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को किस प्रकार क्षेत्रीय राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलती है, उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। अथवा लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं, इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। इन दोनों में आपके पास चॉइस है, कोई एक प्रश्न आपको करना है ना। तो ये हमारा कैसा है आपका, ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रारंभ हो गए। दीर्घ उत्तरीय मतलब कि आपको इस प्रश्न के लिए 5 नंबर मिलेंगे, ऐसे 2 प्रश्न आपको मिलेंगे 5-5 नंबर के, मतलब कुल वेटेज आपका 10 नंबर होने वाला है। तो भारत में राजनीतिक दलों को किस प्रकार क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देंगे, तो वो हम देखते हैं कौन देता है, कैसे देगा। तो इसको देगा चुनाव आयोग। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण राष्ट्रीय दल एवं राज्य राजनीतिक दल, जिसको आप क्षेत्रीय दल कहते हैं, के रूप में निम्न प्रकार से किया जाता है। सारी बातें कौन करेगा, ये चुनाव आयोग के द्वारा सारी बातें की जाती हैं, वही देखता है ये सब कुछ, है ना। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे भी अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। मतलब क्या हो गई पहली शर्त कि विधानसभा चुनाव में पड़े मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करे और कम से कम 2 सीटों पर चुनाव जीते, तो उसको क्या मिल जाएगा, क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा या राज्य राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाएगा। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में जो भी वैध मत पड़ते हैं, है ना, पड़े कुल मतों का, या 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में जो भी कुल मत पड़े हैं, वैध वालों की बात हो रही है, अवैध की बात नहीं होगी। अवैध का मतलब क्या है, जो सील से करते थे ना, जिसे वोट डालते हैं ना। देखो अवैध और वैध कैसे होता है ये आपको बता देता हूं। जिससे ऐसे मत पेपर मिलता था पहले, अब तो ईवीएम आ गई है तो वो नहीं हो पाता है। तो क्या है, यहां पर नाम लिखा रहता है जैसे ए बी कोई के भी, और यहां पर चिन्ह है। कई बार लोग क्या करते हैं कि यहां भी निशान लगा दिया और यहां भी स्याही लगा दी, तो एक जगह से ज्यादा स्याही लग जाने पर क्या होता है, वो वोट अवैध हो जाता है, उसको इनवैलिड करार दे दिया जाता है। क्लियर? तो यहां पर वैध मतों की बात की जा रही है। तो कितना चाहिए आपको, 6% हासिल करना चाहिए, चाहे तो वो विधानसभा के अंदर 4 राज्यों की विधानसभाओं के अंदर हो या फिर लोकसभा के अंदर हो। और लोकसभा में कम से कम कितनी सीटें जीती हो, 4 सीटों पर जीत दर्ज की हो, तो उसे क्या बना देंगे, राष्ट्रीय दल की मान्यता उसको मिल जाएगी। क्षेत्रीय दलों का चुनाव चिन्ह बदल सकता है और दूसरे राज्यों में पुनः जारी हो सकता है। इसके विपरीत राष्ट्रीय दलों का चुनाव चिन्ह स्थायी होता है, उसमें बदलाव नहीं होता। क्षेत्रीय दल विशेष क्षेत्र अथवा राज्यों में प्रभावी होते हैं, जबकि राष्ट्रीय दल संपूर्ण देश को प्रभावित करते हैं। तो ये बातें इनकी हो गई कि भाई कैसे मान्यता मिलती है, क्या बातें हैं, वो हमने यहां पर देख ली। और देखना इसमें और एक और बात आती है, क्षेत्रीय दल की दिलचस्पी केवल एक क्षेत्र में होती है, दूसरी ओर राष्ट्रीय दल का झुकाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर होता है। राष्ट्रीय दलों के उदाहरण भाजपा, सीपीआईएम, बसपा,
है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनेका का मतलब क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्षेत्रीय दलों के उदाहरण में क्या है, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, समाजवादी, है ना, और ये इनेलो को, है ना, इंडियन नेशनल लोकवादी ऐसे करके कुछ बनाई है। तो ये सारी पार्टियां क्या हो जाएंगी, ये सारी पार्टियां आपकी राष्ट्रवादी और राज्यवादी पार्टियां। ऊपर वाली जो है ये क्या है, आपकी राष्ट्रीय दल है, ये क्या है, आपके क्षेत्रीय दलों पर बात की। तो ये सारे पॉइंटों के माध्यम से हमने डिस्कस किया कि भैया क्या होता है, कि कैसे राजनीतिक दलों को मान्यता मिलती है, कैसे राष्ट्रीय दलों को मान्यता मिलती है, उनके उदाहरण के तौर पर देखा। अब अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई, इसको हमें न्याय संगत ठहराना है, या इसकी हमें बात करनी है, वकालत करनी है। तो ये उत्तर हमारा स्टार्ट होता है यहां से। अगर आप ये वाला प्रश्न चूज कर रहे हैं तो यहां पर ऐसे अथवा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे और स्टार्ट कर देंगे। दोनों के हल नहीं लिख देना कि बोले सर आपने तो दोनों करवाए थे, हम दोनों लिखे, दोनों नहीं लिखना है ना। क्या करना है, हमको कोई एक लिखना है, तो आपको अथवा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। मुट्ठी भर मतलब बहुत कम। देश की कुल आय में संपन्न वर्ग का हिस्सा भी बढ़ता गया, जबकि समाज के निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन उपलब्ध है। मतलब समाज में जो रईस लोग हैं उनके पास साधन ज्यादा हैं, जो गरीब लोग हैं उनके पास साधन बहुत कम है। भारत में भी गरीब मतदाताओं की संख्या काफी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ नहीं धोना चाहती। मतलब गरीब लोगों को लुभाना चाहते हैं, उनको ऐसा नाराज करके रुष्ट नहीं करना चाहते। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितना कि आपसे उम्मीद या उनसे उम्मीद की जाती थी। कुछ अन्य देशों में हालात इससे भी ज्यादा खराब है। बांग्लादेश में आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। भ्रष्टाचार के कारण कई योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता। योजनाओं को लागू करने में अत्यधिक समय लग जाता है, जिससे जब तक लाभ पहुंचता है समस्या क्या हो जाती है, विकराल रूप धारण कर लेती है। तो ये लोकतंत्र की कुछ कमियों में से कुछ कमियां थी जिनको हम एक एक करके देखते गए हैं, ये हमने देख लिया है। इन कमियों के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लोकतंत्र में जो हम बात कर रहे हैं कि भैया कि क्या समस्याएं यहाँ पर आती हैं, कैसे दिक्कत पैदा हो जाती है, कैसे असमान वितरण होता है आर्थिक चीजों का। तो ये जो प्रश्न था इसके उत्तर हमने इन 5 पॉइंट के माध्यम से पूरा कर लिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मांग जमा क्या है, इसकी किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो अब इसका भी आपको अथवा में एक प्रश्न दिया गया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है। कोई एक आपको चुनना है, हम यहां पर फिर से दोनों के उत्तर ही देखेंगे। आपके लिए कोई एक जो आपको ठीक लगे, लेकिन तैयार दोनों करेंगे क्योंकि पेपर का नहीं पता है कि कौन सा वाला आ जाएगा। लोग बैंकों में एक खाता खोलकर अपने धन की बचत करते हैं। बैंकों में खातों में जमा धनराशि को मांग के आधार पर निकाला जाता है, इसलिए इन खातों को मांग जमा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो आपके सेविंग अकाउंट हैं इनको क्या कहते हैं, मांग जमा भी कहते हैं। बैंक जमाओं को स्वीकार करती है तथा जमा पर ब्याज की अदायगी भी करती है। इस प्रकार लोगों का धन सुरक्षित भी रहता है और इससे ब्याज के रूप में थोड़ी बहुत आमदनी भी होती रहती है। अगला पॉइंट है, मांग जमाओं के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना कुछ उपयोग किए सीधे भुगतान करना संभव हो जाता है। क्योंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापार स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है। मतलब जैसे हम जाते हैं ना विड्रॉ करने के लिए, पर्चा भरा और पैसा निकाल लिया, एटीएम से गए और एटीएम से पैसा निकाल लिया, लिमिट है एटीएम की। तो यहाँ पर चेक भरने की सुविधा, चेक लिखने की सुविधा जरूरी नहीं है, उसके बिना भी क्या होता है, उस सुविधा से बिना कुछ उपयोग सीधे भुगतान आप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप भुगतान कर सकते हैं। यह देश की सरकार द्वारा प्राधिकृत है। इसकी मांग और आपूर्ति पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रण किया गया है। कानून विनिमय माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है।
जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया सकता। मतलब आपने नोट पर भी देखा होगा कि मैं धारक को 100 रुपए या 500 रुपए, और उस 100 रुपए के बदले में आपको 100 रुपए की चीजें मिलेंगी। कोई भारत में भारत के नोट को लेने से मना नहीं कर सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों की अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। करेगा तो क्या है, वो क्या हो जाएगा, उसको आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, पुलिस उससे पूछताछ करेगी क्यों नहीं ले रहे हो आप। तो ये बातें इसके अंतर्गत हमने देखी हुई थी। अब अथवा वाला जो प्रश्न है कि भाई जो आपका जो सेवा क्षेत्र है ना, सेवा क्षेत्र वाली जो बात थी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है, तो उसकी बात करें। भारत में सेवा क्षेत्र शीघ्रता से वृद्धि कर रहा है। इसके अनेक कारण हैं, एक एक कारण आप देखते चले। किसी विकासशील देश में बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराने व प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं है ना, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार, पुलिस थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि। कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार और भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग क्या होगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी, है ना। ऐसी सेवाओं की मांग क्या होगी, बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा मांग यहां पर होगी। जैसे जैसे आय बढ़ेगी, कुछ लोग अन्य कई सेवाएं जैसे रेस्तोरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, बड़े नगरों में इस तरीके के क्या होंगे, द्रुत परिवर्तन। द्रुत का मतलब क्या है, तीव्र परिवर्तन होंगे। तीव्र परिवर्तन को आप देख सकते हैं। विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। मतलब इनका कोई अब सानी नहीं है, इनका कोई अब जगह नहीं ले सकता है। सरकार के निजीकरण की नीति से इस क्षेत्र में और वृद्धि हुई है। बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक इन सेवाओं में नियोजित हैं, जैसे छोटे दुकानदार, मरम्मत कार्य वाले, परिवहन वाले इत्यादि। ये सब क्या है, बड़ी मात्रा में इसमें लोग काम भी कर रहे हैं, है ना। कई सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये बातें क्या हो गई कि भाई इन सब पॉइंटों से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो सेवा क्षेत्र है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है, उसका महत्व बढ़ रहा है। अब अगला खंड आ गया है, खंड द टाइप का। इसमें हमें घटना आधारित प्रश्न देखना है। मतलब आपको घटना दी जाएगी, वो पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद जो प्रश्न दिए जाएंगे उनके उत्तर देना है। तो पैराग्राफ को आप बड़ी शांति से, तल्लीनता के साथ, आराम से आप पढ़ेंगे। प्रश्न 11 क्या कहेगा, नीचे दिए गए अनुच्छेद में एक विशेष स्थिति का वर्णन है। अनुच्छेद को पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब क्या जाएगा, तो यहां से हम देखेंगे कि असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था, है ना। यहां से ये पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये फुल स्टॉप है। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था। गांधी जी का सुझाव था यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर संशय थे, मतलब उनको शंका हुआ करती थी। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं, ऐसा उनको भय हुआ करता था। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय तक के लिए ऐसा लग रहा था कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ। असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लग गई। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। हेडमास्टरों, शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था, है ना। इस कारण से इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। अब इस पैराग्राफ के आधार पर 3 प्रश्न हैं। 1920 की गर्मियों में महात्मा गांधी और शौकत अली ने देश की यात्राएं क्यों की। दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस से किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर सहमति बनी। तीसरा प्रश्न है,
मद्रास में परिषद के चुनाव का किस पार्टी ने बहिष्कार नहीं किया? तीनों हमको सीधे तौर पर प्रश्न मिले हैं, है ना, पैराग्राफ पढ़ेंगे तो सीधे तौर पर प्रश्न मिले हैं कि वहां से उठाकर आप लिख देंगे। महात्मा गांधी और शौकत अली ने देश में यात्राएं क्यों की? तो 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली ने देश में यात्राएं असहयोग आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए की थी। दूसरा प्रश्न क्या है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर सहमति बनी? कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर सहमति की या स्वीकृति की मोहर लग गई। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि मद्रास के चुनाव परिषदों में किस पार्टी ने बहिष्कार किया था? तो मद्रास के परिषद चुनाव का जस्टिस पार्टी ने बहिष्कार किया था, है ना। किसने बहिष्कार नहीं किया था। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न बहुत समझदारी से पढ़ना है, जैसे ये गलती हो जाती है ना नहीं वाली। मद्रास में परिषद के चुनाव का किस पार्टी ने बहिष्कार नहीं किया था? तो मद्रास के परिषद चुनाव में जस्टिस पार्टी ने बहिष्कार नहीं किया था। जस्टिस पार्टी थी ना, जो गैर ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी। उनका मानना था कि हमें समान अधिकार प्राप्त करने के लिए काउंसिल में प्रवेश जरूरी है। तो इस तरीके से हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा और तीनों उत्तर आपको यहां पर मिल गए। अब अगला पैराग्राफ है और ये दोनों पैराग्राफ 4-4 नंबर में आप देख पा रहे होंगे। 4 नंबर का एक पैराग्राफ है, टोटल 2 पैराग्राफ, और पैराग्राफ से या घटना आधारित आपको 8 नंबर की बात हो जाएगी। 3-3 प्रश्न आपको करने हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद में एक विशेष स्थिति का वर्णन है। अनुच्छेद को पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहां से अनुच्छेद स्टार्ट है। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 1920 की अपेक्षा 2010 के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 11.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे 64,889 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। 2010 में भारत में 57.8 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आए थे। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं या संलग्न हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृति या सांस्कृतिक उद्योगों को परिश्रय मतलब आश्रय उनको बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति और विरासत की समझ को विकसित करने में सहायक होता है या सहायता देता है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन मतलब इको टूरिज्म जिसको कहते हैं, रोमांचकारी पर्यटन एडवेंचर करने के लिए, सांस्कृतिक पर्यटन जो कल्चरल टूरिज्म है वो, चिकित्सा पर्यटन मेडिकल के चक्कर में, दवाई के चक्कर में, व्यापारिक पर्यटन व्यापार के लिए आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटनों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्या कहते हैं? तो पहला प्रश्न आप अगर देखेंगे तो कहता है पर्यटन किसको बढ़ावा देता है, ये लिखना है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? विदेशी पर्यटक भारत में किस पर्यटन के उद्देश्य से आते हैं? 3, 4, 5 पर्यटनों के नाम लिख देंगे। 2009 की अपेक्षा 2010 के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है वो लिखना है। तो अब एक एक प्रश्न आप देखिए क्या होगा। पहला प्रश्न, पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्योगों को प्रश्रय देता है। तो क्या किसको बढ़ावा दे रहा है? राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है मतलब इसको बढ़ावा दे रहा है, और स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्योगों को प्रश्रय देता है। अब दूसरा प्रश्न, विदेशी पर्यटक भारत में किस पर्यटन के उद्देश्य से आते हैं? तो विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन और व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। अब बात आती है तीसरे प्रश्न की। वर्ष 2009 की अपेक्षा 2010 के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में कितनी वृद्धि हुई है ये बताना है। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 2009 की अपेक्षा 2010 के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 11.8% की वृद्धि हुई है, जिससे कितनी कमाई हुई है? 64,889 करोड़ विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से हमने तीनों प्रश्न लिख लिए, दोनों पैराग्राफ कंप्लीट किए। पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे तो उत्तर आपको उसी में मिल जाएगा। तो ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे, इनके उत्तर आपसे बन जाएंगे और पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अब अगला प्रश्न है तेरा,
मानचित्र आधारित प्रश्न होगा, खंड या है। इसमें मानचित्र आधारित पर आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। एक होगा आपका 1 नंबर का जो इतिहास से संबंधित होगा और दूसरा होगा आपका 2 नंबर का जो भूगोल से संबंधित होगा। क्लियर? तो अब क्या कहता है पहला प्रश्न, तो इसमें देखें, दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर लक्षण ए अंकित है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इस लक्षण की पहचान कीजिए और इसके समीप अंकित की गई रेखा पर इसका सही नाम लिखिए। क्या है वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में हुआ था? तो क्या है वो स्थान? तो वो स्थान है क्या? मद्रास। मद्रास को ही आजकल क्या कहते हैं? चेन्नई, धोनी वाली चेन्नई। तो जो स्थान अंकित है तो यहां पर क्या लिख देंगे? मद्रास। क्या लिख देंगे? मद्रास। उत्तर क्या हो गया? सही हो गया। यही तो लिखना है भाई, नाम बताना है, नाम लिख दिया, हमारी बात बन गई, सही हो गया चकाचक। अगले पर गए तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को उचित चिन्हों की सहायता से दर्शाइए या अंकित कीजिए। तो इन 2 में तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला कंपलसरी है। मतलब मुंबई हाई तेल क्षेत्र, तो मुंबई हाई तेल क्षेत्र कहां है? पहले तो दिमाग आपको लगाना है, ये आपको मिलेगा अरब सागर में। कहां मिलेगा? अरब सागर में। कोयंबटूर सूती वस्त्र उद्योग, तो ये कहां मिलेगा? तमिलनाडु में। ये स्टेट आपको याद करना है, मैप बिल्कुल खाली मिलेगा आपको, कुछ भरने को नहीं मिलेगा, है ना, कुछ भी पूरा खाली, आपको पॉइंट बनाना है और लिखना पड़ेगा। हल्दिया कहां है? तो हल्दिया एक बंदरगाह है, पत्तन है, नदी पत्तन है, और कहां मिलेगा? पश्चिम बंगाल में मिलेगा। अब आपको सारी जगह मिल गई तो फिर इनको भरना आसान हो जाए। कैसे भरेंगे? अब इनको देखो। पहला मुंबई हाई तेल क्षेत्र, तो मुंबई हाई तेल क्षेत्र आप ये मुंबई के आसपास देख पाएंगे, तो यहां पर अपन ने क्या कर दिया? टिक कर दिया और लिख देंगे क्या? मुंबई हाई तेल क्षेत्र मुंबई के पास है। ऐसे आपको मार्क करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो ये मुंबई हाई तेल क्षेत्र, 1 मिनट, मुंबई हाई तेल क्षेत्र, ये मुंबई के समीप आपको यहां बनाना पड़ेगा। ये है ना, ये मार्किंग गलत है, ये नहीं करेंगे, ये आपको ये बताना पड़ेगा और आप मार्क कर देंगे तो मुंबई हाई। समुद्र में है ना, अरब सागर में, आपने देखा होगा मुंबई से थोड़ी सा दूर समुद्र में हम खोदते हैं, तो समुद्र में ही बनाना पड़ेगा ना, मुंबई के पास। तो यहां पर हमने बना दिया, तो आपका सही हो जाएगा। अब अगला है दूसरा, कोयंबटूर सूती वस्त्र उद्योग। तो कोयंबटूर कहां है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये टिक किया, यहां पर है कोयंबटूर, डैश किया, .2 डाला और क्या लिख दिया? कोयंबटूर सूती वस्त्र उद्योग। कोयंबटूर सूती वस्त्र उद्योग। फिर तीसरा हल्दिया। हल्दिया कहां है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल पूरे में कहां होगा? यहां पर आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा। तो ये हल्दिया है, यहां पर ये सब डॉट बनाया, डैश किया और क्या लिख दिया? यहां पर हल्दिया, और लिख देंगे ब्रैकेट में प्रमुख पत्तन। हल्दिया कहां है? नदी के ऊपर आपको, तो हल्दिया प्रमुख पत्तन आप ऐसे यहां पर बता देंगे। तो ये इस तरीके से आप पॉइंट करेंगे तो आपको क्या हो जाएंगे? सभी नंबर आपको मिलने वाले हैं, कोई भी नंबर आपका कटने वाला यहां पर नहीं है। तो हमने पूरा पेपर अपना कंप्लीट कर लिया, पूरा सैंपल पेपर देख लिया। अति लघु उत्तरी देखे, लघु उत्तरी देखे, दीर्घ उत्तरी देखे, घटना आधारित देखे और मानचित्र आधारित देख लिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है? आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोस आते हैं, जो भी सेशंस होते हैं, उनको लाइक करें, अपने दोस्तों में खूब शेयर करें, कमेंट भी करें। कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।